नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार श्याम है और आप मुझे डिसेंट एकेडमी के चैनल पर देख रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से मैं YouTube पर उपलब्ध नहीं हूं। आप सबके मैसेज मुझे प्राप्त हुए, आपने इनबॉक्स में पूछा, आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि श्याम भाई आप कहाँ चले गए, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, सब सकुशल है या क्या कुछ अनहोनी हो गई है। आपने मोटे तौर पर यह कहने की कोशिश की कि आप जीवित हैं या मर गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में कोई व्यक्ति आपको लगातार स्क्रीन पर दिखे और 1 साल से आपको बिल्कुल उसकी कोई खैर खबर न हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। और आपने ये चिंता की, इसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और हालांकि मैंने बीच में एक पोस्ट लिखा था, इंस्टाग्राम पर मैं लगातार सक्रिय था, यूट्यूब पर 1-2 वीडियो तब बनाए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, लेकिन इसके अलावा कोई मैंने अपना जो कार्य क्षेत्र था उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। पढ़ाई में संलग्न था, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2025 में एग्ज़ाम होना था दिसंबर में। अभी 7 और 8 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ है। इसी की प्रिपरेशन में मैं पिछले 1 साल से लगा हुआ था। इसकी वजह से मैं यूट्यूब पर सक्रिय नहीं था, काम बिल्कुल छोड़ चुका था और अब एग्ज़ाम हो चुका है। अब वो तमाम सारी गतिविधियाँ फिर से शुरू करने की कोशिश करूँगा और कुछ नया करने के भी कुछ प्रयोजन है वो भी मैं करना चाहूँगा। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ और आपको बता सकूँ कि जो एग्ज़ाम पिछले 1 साल से जिसकी ये तैयारी की जा रही थी वो कैसा हुआ, एग्ज़ाम में क्या हुआ और क्या संभावनाएं हैं, क्या इससे सीखे, क्या नहीं सीखे और क्या गलतियां की, वो सारी बातें इस कक्षा में बताने की मैं कोशिश करूंगा। और जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक खबर है जो कक्षा के आखिर में मैं बताऊंगा। आपसे एक राय लेनी है, वो आप मुझे बताइएगा। और उससे पहले ये जो सहायक आचार्य परीक्षा 2025 अभी जो चल रही है अन्य विषयों की, लेकिन मैं जो हिंदी से संबंधित हूँ तो हमारी परीक्षा जो पहले हो गई, पहले दिन जो जीके का एग्ज़ाम था वो हुआ, दूसरे दिन 2 पारियों में हिंदी के दोनों पेपर हुए, तो 3 पेपर होने थे, वो हो चुके हैं। तो परीक्षा का स्तर क्या था और अभी आरपीएससी ने जो नए नियम लागू किए हैं इस परीक्षा में, उनका क्या इम्पैक्ट रहा और क्या सबक हैं, ये बातें मैं बताना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। बहुत ईमानदारी से बताऊं, बिना किसी चाशनी के बताऊं तो एग्ज़ाम जैसा सोचा था, जैसा स्वप्न था, जैसा मनोरथ बांधा था, वैसा नहीं हुआ है। बहुत अच्छा नहीं हुआ है और बहुत ही ख़राब भी नहीं हुआ है। एक मॉडरेट स्थिति आप कह सकते हैं। और संभावना है परीक्षा का स्तर जिस तरह का था उसकी वजह से ये होना ही था। और जो दौड़ है इंटरव्यू कॉल की या कट ऑफ में नाम आने की, उस दौड़ में शामिल हूँ, यह भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ या खुद को आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि देखिए 50-50 चांस है, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो आप श्योर नहीं हो सकते हैं और नहीं आप यहाँ पर खड़े होकर शेखी भगा सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे तो इतने नंबर ज़्यादा हैं कि हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आश्वस्त हो सकते हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम जो कट ऑफ है वो अब की बार नीचे जाए, और कट ऑफ क्योंकि हर बार नीचे ही रही है और इस बार ये नियम लागू होने के बाद में और नीचे जाए, क्योंकि थर्ड जो पेपर है, जो पहला जीके का पेपर है, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत से विद्यार्थियों का नहीं रहा है। तो कुछ ये कारण है, इसकी वजह से हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, दौड़ में शामिल ज़रूर हैं। क्योंकि जो पहला एग्ज़ाम होता है राजस्थान जीके का और आरपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछ रही है, उसको जब आप पार कर जाते हैं, उसमें जब आप पासिंग मार्क हासिल कर लेते हैं और तीनों विषयों में कमांड आप 40% हासिल कर लेते हैं तो आप दौड़ में होते हैं। तो मेरे जो पासिंग मार्क हैं, जो 40% की जो ये न्यूनतम बाध्यता है वो मेरी पार है। कुल नंबर 50% से अधिक ही है, ज़्यादा ही है, तो निश्चित रूप से हम दौड़ में हैं। लेकिन अब ये सारी बात कट ऑफ पे है, कट ऑफ कितनी रहती है, क्या हमारा उसमें नाम आता है, ये सारी उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो अब ये तो रही मेरी बात, लेकिन हम बात करते हैं कि ये परीक्षा कैसे हुई और क्या इसके नितिहार्थ हैं
और आगे की जो आरपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बात ठीक साबित हो सकती है। देखिए, परीक्षा कैसे हुई और परीक्षा का स्तर क्या था। तो परीक्षा के स्तर की बात करें तो इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हो सकता है पेपर कहाँ दे रहे हैं, स्थान। किसी भी चीज़ का स्तर जानने के लिए पहले हमें स्थान की आवश्यकता है कि हम कहाँ बैठकर उस परीक्षा को दे रहे हैं। दूसरा तरीका हो सकता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ है कि हम किस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। अब आपको बात समझ में अभी नहीं आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आएगी। कोई भी विद्यार्थी पेपर दे के आया, उस पेपर को देखकर कोई कहे कि ये तो आसान है, कोई कहे कि यह तो बहुत कठिन है, तो यह तय कैसे होगा? जो व्यक्ति उस पेपर को घर पे देख रहा है, घर पे बैठ के आराम से जो कर रहा है और गलत होने की संभावना नहीं है, गलत हो भी जाए तो किसी नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, तब पेपर लगेगा आसान। तो अगर वही एक पेपर अगर हम घर पे करें तो वह हो जाएगा आसान, और वही पेपर अगर हम परीक्षा केंद्र पर करें तो वह हो जाएगा कठिन। ठीक है, जिन लोगों ने पेपर को घर पे देखा है, घर पे हल करने की कोशिश की है, उनकी ज़बान से यह निकलेगा कि जो पेपर हुआ वो दरअसल आसान ही था, इतना कठिन नहीं था। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें क्या कठिन है, ये तो होना ही था। इसमें वजह यह है क्योंकि आप घर पे जब करते हैं तो आपको किसी भी नुकसान की आशंका नहीं होती है। आप अगर गलत भी कर देते हैं तो आपको किसी भी भरपाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब घर पे करते हैं तो आप कुछ खोते नहीं हैं, आपके पास कुछ खोने को नहीं होता है। वही परीक्षा जब आप परीक्षा केंद्र में करते हैं तो हर एक जब आप गोला भरते हैं तो आपके भीतर द्वंद्व चलता है कि ये सही है या गलत है। भले ही आपको पूरा आ रहा है, भले ही आप पूरे कंफर्टेबल है कि यही इसका सही उत्तर होना है, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में यह एक संदेह का बीज होता है कि कहीं ये गलत न हो जाए। तो परीक्षा केंद्र का जो एनवायरनमेंट है, वह जो माहौल है, फेल आने का जो डर है, नेगेटिव मार्किंग का जो खौफ है, वह आपके मन पे हावी होता है। उसकी वजह से पेपर हार्ड हो जाता है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचे, आपकी यात्रा कैसी रही, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो उसकी वजह से पेपर सही हुआ या गलत हुआ, इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान भी भूमिका निभाता है। दूसरा है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है कि एक दृष्टिकोण तो होता है अध्यापक का, कि उस प्रश्न पत्र को अध्यापक अगर पढ़ेगा देखेगा तो उसको आसान लगेगा, क्योंकि उनकी तैयारी वर्षों की है। आप 10 वर्ष से 15 वर्ष से उसी विषय को बार बार, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ा रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आपके भीतर ये पूर्वाग्रह होगा, आपके अनुभव का वो एक स्तर होगा कि आपको हर परीक्षा आसान लगेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी के पेपर को देखने के बाद में भी कुछ जो अध्यापक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके तो 150 में से 130 आ जाने चाहिए, 120 प्रश्न तो बहुत ही आसान है, उनकी ये भाषा रही। लेकिन जब उन्होंने आंसर की जारी की तो उसमें 10-10, 20-20 प्रश्न उन्होंने गलत किए। यानी विद्यार्थी तो बिना देखे प्रश्न कर रहा था, आपने तो आंसर की, जब आप कक्षा लेके आए, आप तो पूरा पढ़ लिख के आए थे, आपने तो किताबों से मिला के उनको सही हल करके आपने हमें प्रस्तुत किया था हमारे सामने। उसके बावजूद आपके 20 प्रश्न गलत हैं। आपको दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है कि कल जो मैंने आंसर की जारी की थी उसमें ये प्रश्न गलत हो गए, मुझसे काला जादू हो गया मुझ पे। तो जब आप किताबों के साथ भी अगर आप उनको हल करने जाते हैं तो भी आपके 20-15 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में मतलब उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, ये उन विद्यापकों को सोचना चाहिए। तो परीक्षा कैसी हुई उसको देखने के दो नजरिए हैं। एक है अध्यापक का, जो अध्यापक जो आपको तैयारी करवाते हैं उनका, क्योंकि उनका अनुभव है, उन्होंने 20 वर्षों से उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाया है, तो स्वाभाविक है कि उनको वह आसान लगेगा। दूसरा दृष्टिकोण होता है एक
विद्यार्थी का जो परीक्षा दे के आया है, इसको इनसे कम से कम 40% डिफिकल्ट लगेगा। ये एक स्वाभाविक है और बनी हुई बात है। ये तो रहा कि परीक्षा स्तर कैसा रहा, इसके ये तरीके हो सकते हैं कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। अब मैं बता देता हूं कि हमारे पेपर हुए 3, 1, 2 और 3। तीसरा पेपर जो निर्दयी पेपर है, क्रूर पेपर है, आरपीएससी इस तरह से इसको बनाती है कि विद्यार्थी सरवाइव कर जाए। सरवाइव यानी आईसीयू में कोई व्यक्ति मरता मरता बच जाए और घर पे आ जाए और आप कहें कि आपके ठीक हो आए, तो वो जो मरीज है वो यही कहेगा कि भाई ठीक होने की क्या बात है, ठीक तो धीरे धीरे हो जाएंगे, हम सरवाइव कराए, हम जीवित लौट आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो राजस्थान जीके का जो प्रश्न पत्र है ये हार्ड हुआ। अब हार्ड कैसे हुआ, इसको तो हार्ड आपके अध्यापक भी बता रहे हैं, अध्यापकों से भी ये हल नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थियों की क्या स्थिति रही होगी इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। अब मेरा इसमें एक है, प्रश्न कितने कठिन थे, मेरा उससे कोई आपत्ति नहीं है। आरपीएससी ने जब सिलेबस जारी कर दिया उसके बाद में वो प्रश्न कितना ही कठिन पूछे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता नहीं कि आपने कठिन पूछ लिया हमसे सरल पूछिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। वो कुछ भी पूछ सकती है, विद्यार्थी को तैयारी उनके अनुकूल करनी ही होगी, इसका कोई आपके पास विकल्प नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, इस पेपर में सिलेबस में आपको 5 इकाइयां दी गई थी। आपकी 5 इकाइयां थी, कला थी, पॉलिटी थी, आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, और करंट था और भूगोल था। ये आपकी 5 इकाइयां आपने सिलेबस में दी आरपीएससी ने, और इनका कुल वजन बनाया, यानी इसको बनाया 50 नंबर का। ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा। तो विद्यार्थी मान के चलता है कि इसमें से 10 नंबर का मैटर आएगा, इसमें से 10 का आएगा, इसमें से 10 में आएगा, यानी एक समानुपाती एग्जाम बनाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ की, अब की बार अर्थ और करंट, अर्थव्यवस्था और करंट से इन्होंने लगभग 70% हिस्सा पूछा और बाकी जो 3 इकाइयां हैं उनमें से सिर्फ 30%। तो ये एक जो बेमेल प्रश्नों का अनुपात था, इसकी वजह से विद्यार्थियों को डिफिकल्टी हुई। इसकी वजह से ही इसमें जो 36% अंक हासिल करने की जो नया नियम है वो हासिल ही नहीं कर पाए, फेल हो गए हैं अधिकांश विद्यार्थी। क्योंकि करंट बहुत ही कठिन पूछा गया, हालांकि अर्थव्यवस्था उतनी कठिन नहीं पूछी गई थी, आर्थिक समीक्षा के प्रश्न आसान ही थे। आपने गलत कर दिए वो अलग बात है, लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वो बुनियादी प्रश्न है, वो तो आपको पढ़ने ही थे। लेकिन करंट बहुत ही अलोकप्रिय पूछा गया, जिसकी कहीं चर्चा ही नहीं थी, वो पूछा गया। ठीक है, इस तरह का ये प्रश्न हुआ, इसमें हम सर्वाइव कर आए हैं, हम फेल नहीं हुए हैं, तो ये हमारे पक्ष में एक पॉइंट है। लेकिन इस तरह का प्रश्न बनाया गया था। तो आपत्ति प्रश्नों पे नहीं है, आपत्ति इस रेशियो पे है, इस अनुपात पे है, ठीक है। और 2 प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं विषय के, एक हिंदी में व्याकरण, काव्यशास्त्र, छंद, रचनाएं लगती है, और दूसरा साहित्य से संबंधित पेपर होता है, जिसमें आप साहित्य इतिहास को पढ़ते हैं और जितने भी कालखंड बीते हैं साहित्य इतिहास के उसको पढ़ते हैं। तो ये हार्ड था, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। इसको तो अध्यापक ही हार्ड कह रहे हैं, तो विद्यार्थियों की आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही होगी। ये मॉडरेट थे, मॉडरेट से आसान नहीं थे, मॉडरेट से हार्ड ही थे, क्योंकि अधिकांश पहले प्रश्न पत्र में पाश्चात्य काव्यशास्त्र बहुत ही कठिन पूछा गया, बहुत ही अब आपको मैं एक तरीका और बताता हूं। इसमें इन दोनों पेपरों में 150 प्रश्न आते हैं, 150 150, इसमें आते हैं 100 प्रश्न, ठीक है। तो 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दी जाती है 180 मिनट, यानी 3 घंटे। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ होती है 1.20 मिनट, यानी 1 मिनट 20 सेकेंड। एक प्रश्न के अनुपात में आपके पास समय आता है 1 मिनट 20 सेकेंड,
1 मिनट 20 सेकंड में आपको एक प्रश्न हल करना है, इतना ही आपके पास समय है, इसके अलावा आपके पास समय नहीं है। यही पेपर आप घर पे आके 4-5 घंटों में आराम से सो के करें तो आपको आसान होगा, उस विद्यार्थी के लिए भी हो जाएगा। आप घर पे करवा के देख लीजिए। परीक्षा केंद्र में आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको उत्तर देना है। वो जो काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, उसके बाद में जो अंदर अधैर्य आ जाता है वो भी मैटर करता है। तो 1 मिनट 20 सेकंड में हर प्रश्न हल करना था और प्रश्न आसान थे, उनका उत्तर आसान था, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत कठिन था। प्रश्न की जो भाषा थी वो कठिन थी। तो मैं इसको मीडियम से हार्ड कहूंगा दोनों पेपरों को, और ये तो हार्ड था ही, इसमें तो कोई है नहीं। इसमें भी आपको 1 मिनट 20 सेकंड ही मिलती है क्योंकि ये 2 घंटे का पेपर है। अब हम बात करते हैं कि जो नए नियम लागू किए गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। जो नियम लागू किए गए हैं वो हैं, आपको हर परीक्षा में, हर पेपर में, जो 3 पेपर हुए हैं उनमें आपको 36% से अधिक अंक हासिल करने हैं और तीनों पेपरों को मिला के आपको 40% से अधिक अंक हासिल करने हैं। ये नहीं हो सकता है कि पहले पेपर में, यानी जो जीके वाला पेपर है उसमें आप बिल्कुल शून्य हैं, आप विषय में अंक बढ़ा के आप कट ऑफ तक पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम न्यूनतम जो बाध्यता है 40% कंबाइंड तीनों प्रश्नों की, तीनों प्रश्न पत्रों की, और ईच पेपर में, हर पेपर में आपको 36% से अधिक अंक चाहिए। यानी जीके में आपको 18 नंबरों से अधिक चाहिए, 50 में से 18 से अधिक, तब आप पास हैं। तभी इन पेपरों को गिना जाएगा, इनका मूल्यांकन होगा, वरना नहीं होगा। स्थिति यह है कि भले ही जो विषय के पेपर थे 150 नंबर के, उनमें आप 200 नंबर लेके आ जाएं, लेकिन अगर आपका पहला पेपर पास नहीं हुआ है तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये जो नए नियम है, इसकी वजह से जिन विद्यार्थियों की विषय पर पकड़ मजबूत थी, और ये पेपर चूंकि वो बेमेल तरीके से बना, हार्ड भी बना, और आरपीएससी का जो नया ट्रेंड है उसकी वजह से आधे से ज्यादा विद्यार्थी, 50% से अधिक विद्यार्थी इसी पेपर में फेल हो गए हैं, इसी पेपर में फेल होके बाहर हो गए हैं। अब इस पेपर का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो नए नियमों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो जनजातियां हैं, एसटी हैं, उनके लिए 5% का एक रियायत है, एक छूट है। यानी आपको इसमें 15.5 नंबर ही चाहिए, यहाँ आपको 35% ही चाहिए। तो उनके लिए ये थोड़ा बेनिफिट है जो परीक्षा की दृष्टि से, और क्योंकि ये हर नियम आपका डॉक्यूमेंट में जो परसेंट होते हैं उसमें भी लागू होता है, यहाँ भी लागू किया गया है। अब इस कक्षा का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है सबक। इस पेपर से मुझे कौन कौन से सबक मिले और इस परीक्षा से क्या सीख कर खड़े हुए, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि क्या करें, परीक्षा जब हो तो क्या करें। जो मैंने नहीं किया वो आगे किया जाना चाहिए, और कुछ ये जो गलतियां हैं वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। पहला ये कि करें, क्योंकि हमारी वर्षों की तैयारी होती है, हमने लंबे समय तक वह सिलेबस पढ़ा होता है। तो जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न देखते ही आपको लगता है कि आपको आ रहा है, आप जल्दबाजी करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि प्रश्न पूरा पढ़ें। ईमानदारी से कहूं तो बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो मैंने जल्दबाजी में पढ़ के, पूरा न पढ़ के, या थोड़ी जल्दबाजी, क्योंकि वो टाइम बहुत कम होता है, टाइम मैनेजमेंट भी आपके जहन में चलता है, उसके बावजूद ये जो क्षमता ये तो विद्यार्थी को विकसित करनी होगी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं भी एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, ये मेरी ही गलती है, मेरा ही फॉल्ट है कि कुछ प्रश्नों को मैंने बहुत ही हल्के में लेके पढ़ा और उसकी वजह से प्रश्न गलत हुए। तो प्रश्न को हमेशा पूरा पढ़ें, उसके सारे ऑप्शन पढ़, भले ही ऑप्शन आपको पहला दिखते ही आपको पता चल गया कि यही है, उसके बावजूद आपको ब स द पढ़ना है। जो चारों ऑप्शन है वो पढ़ें, दोबारा प्रश्न पढ़ें, समझें क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में उत्तर दें, तब आपका गलत नहीं होगा। और ये करना आपको उस 1 मिनट में ही है। तो ये क्षमता विकसित कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़ें।
दूसरा, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई बात है, संगत और असंगत का भ्रम। आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं कि संगत बताइए, संगत विकल्प कौन सा है, असंगत विकल्प कौन सा है। परीक्षा में ये भ्रम क्रिएट किया जाता है उस एग्जाम सेंटर के द्वारा कि आपसे असंगत पूछे जाएंगे लाइन से, बहुत से प्रश्न असंगत पूछे जाएंगे, उनमें से एक आपको संगत डाल दिया जाएगा। क्योंकि आप पिछले 2 प्रश्न असंगत वाले करते आ रहे हैं, तो तीसरा भी आप असंगत पढ़ के उसका उत्तर दे देंगे, उसकी वजह से वो तीसरा प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। तो संगत और असंगत का जो भ्रम है, उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले परीक्षा में उस प्रश्न को हल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस प्रश्न में संगत पूछा जा रहा है या असंगत पूछा जा रहा है। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि मैं तो पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी, असंगत और संगत में क्या भ्रम हो सकता है, ऊपर पढ़ के हम नीचे उत्तर दे देंगे। ये घर पे तो मुझे भी लगता था आपको भी लगता होगा। लेकिन परीक्षा के अंदर ऐसी आंखों पे चश्मा चढ़ती है कि ये संगत और असंगत कुछ देर के बाद में दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एग्जाम बना रहा है ना, वो हमारी ही इस आयु से, हमारे ही इस वैचारिक उद्वेलन से होके निकले हैं। तो उन्हें पता है कि इनकी जो कैसेट है, इनका जो पट्टा है ना, वो कहाँ सेट हो गया है। तो हम जब 4-5 प्रश्नों के उत्तर असंगत करते हुए आते हैं, तो चौथा प्रश्न हम फिर संगत असंगत नहीं पढ़ते हैं, फिर लगता है कि ऊपर वाला जो असंगत था तो ये भी असंगत ही होगा। उस जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। क्या करें? तीसरा, पहले तो ये सुनिश्चित करें, पहले प्रश्न पूरा पढ़ें, और जो प्रश्न 50-50 है, 50-50 जो प्रश्न है, उनका जो जोखिम है वो आपको लेना ही होगा। आप बहुत अधिक परीक्षा में डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपने परीक्षा करना शुरू की, आपने जितने आपके लिए कन्फर्म थे वो आपने किए, उसमें से मान के चलिए 10% प्रश्न ऐसे हैं जो गलत होंगे। आप कितनी ही सावधानी बरतें, मतलब आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप सुपर ह्यूमन हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी तैयारी बहुत ही मतलब अकाट्य है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एवरेज मेरे जैसे विद्यार्थी हैं, आप कितने ही मतलब गोले ऐसे भर दें कि बस ये तो मेरे एकदम बिल्कुल सही है, उनमें से भी 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो गलत हो जाएंगे। उनके लिए क्या करें? जब आप दोबारा, जो आपके लिए 50-50 चांस है कि मैं 2 ऑप्शनों पे आ गया हूं और इनमें से कोई एक है, चारों में नहीं, 2 पे आप आ गए हैं, वो प्रश्न आपको हल करने होंगे। क्योंकि अगर आपको कट ऑफ में जाना है, अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने हैं, तो आप इतने डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं कि आपने इतने ही प्रश्न किए जो आपने सही मान के किए, वो सारे भी अगर सही हो जाए, उसके बावजूद आपका नाम अगर कट ऑफ में नहीं आए, तो इतने कम भी नहीं करने हैं। तो जो 50-50 है, उसमें आपको जोखिम लेना ही होगा। और 50-50 वो होते हैं क्योंकि अगर आप 20 प्रश्न ऐसे करते हैं जो 50-50 थे, उनमें आपके 10 सही होंगे, आपके 10 गलत होंगे, तो 10 के 10 नंबर बनेंगे और 10 के 3 कटेंगे, तो यानी आप वहां से 7 या 6.5 नंबर लेके उठेंगे। ये 50-50 का एक जोखिम है जो आपको कुछ मदद ही करता है, ये आपको करना होगा। और आखिरी जो है वो आप पेपर को 2 राउंड में करने की कोशिश करें, क्योंकि आप 2 या 3 राउंड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। 2 राउंड आप लगा सकते हैं। पहला क्रम वो होगा जब आपको बिल्कुल आराम से पढ़ के जो प्रश्न आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो आप करते जाएं, पूरा पेपर आप पढ़ लें। दोबारा वो प्रश्न जिनमें आप 50-50 थे, दोबारा दूसरे राउंड में आपको वो प्रश्न करने हैं। तो ये 4 बिंदु हैं जो आपको करने चाहिए, और ऐसा ही मैंने किया। मैंने यह आराम से किया, मैंने यह भी बहुत ही सही तरीके से किया। इन 2 बिंदुओं पर मैं थोड़ा चूका, हालांकि मैंने ज़्यादा ब्लंडर नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको मैंने संगत और असंगत की वजह से गलत किया। प्रश्न पूरा तो पढ़ा, लेकिन ठीक से न समझने के कारण मैंने प्रश्न को गलत किया। तो इन बिंदुओं पर मुझे भी
मतलब अकल आई है कि ये भले ही हम अपने स्टडी रूम में बैठ के कितना ही सावचेत हो जाए, परीक्षा के अंदर और परीक्षा का जो माहौल है उसमें भी अगर आप ये धैर्य हासिल करें कि पूरा प्रश्न भी पढ़ें, संगत और असंगत भी पहचान लें, तो आपके कम से कम 5-6 प्रश्न सही हो सकते हैं। आप इस द्वंद्व की वजह से 5-6 प्रश्न गलत कर देते हैं तो 5 नंबर वो और उनकी वजह से 2 नंबर नेगेटिव के 8-10 नंबर आप खराब कर देते हैं और वो कट ऑफ का निर्णायक बिंदु बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरी गलतियां कौन कौन सी रही वो मैं आपको, ये 2 तो थी ही, लेकिन तैयारी करने में, परीक्षा हॉल में मेरी जो गलतियां थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरी गलतियां, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति गलती करता है, उनको स्वीकार करना और उन गलतियों से मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ही गलतियां करके सीखेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मैंने गलतियां कर दी है, उनसे अगर आपको कुछ सीख मिले तो मैं सौभाग्यशाली मानूंगा कि आपने इसको ग्रहण किया। पहली गलती तो नहीं है, लेकिन गलती तो नहीं है ये, लेकिन ये फैक्टर है, इसकी वजह से कुछ प्रश्न गलत हुआ और मैंने महसूस किया कि ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल पहलू था। अनुभवहीनता का अर्थ ये है कि मैंने आज से पहले कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने नहीं दिया है। बहुत से विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये एक सकारात्मक पक्ष होता है कि वो लगातार पेपर देते हैं, लगातार वो परीक्षाओं में संलग्न रहते हैं। उसकी वजह से जो पेपर देने की कला है, पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, परीक्षा का जो एनवायरनमेंट है परीक्षा हॉल का, और उसमें आपको कैसे जज्ब करना होता है उस पूरे प्रेशर को, तो वो अनुभवहीनता भी मैंने अपने आप में महसूस की। क्योंकि अटेम्प्ट करते वक्त महसूस हुआ, उसके बाद में जब आंसर की मैं प्रश्नों को मिलाया तो मुझे लगा कि मैंने अटेम्प्ट करने में थोड़ी चूकें की है। तो अनुभवहीनता प्रखर रूप से सामने आई। वो धीरे धीरे आप जब एग्जाम, और ये क्योंकि आप पहली बार पेपर देते हैं तो ये सारी चीजें आपको पेश आती हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा जो मेरे मामले में जो फॉल्ट था या मेरी जो गलतियां थी, हर प्रश्न करने का अधैर्य। क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मुझे आ रहा है और आप झट से उस प्रश्न को हल करते हैं। तो मेरे अंदर एक चुल है, मेरे अंदर वो जो एक पथरी है वो ये है कि मैं हर प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा था। हर प्रश्न करने का मेरे अंदर अधैर्य आ रहा था कि मैं इसको करूंगा। दूसरा मन कह रहा था छोड़ दे, नहीं आ रहा है, 50-50 है, कहीं गलत हो जाएगा, ज़्यादा गलत हो जाएंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि भाई ये तो मुझे आ रहा है, मैं तो करूंगा। बाई चांस सही हो गया तो, मतलब एक तुक्के वाला प्रश्न सही हो जाता है तो आप 3 तुक्के आराम से लगा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो सुरक्षित नंबर हैं, आपने जिनको विश्वास के साथ जिन प्रश्नों को किया है उनमें आप किसी को खोएंगे नहीं। अगर आपका एक तुक्के से प्रश्न सही हो गया तो 3 तुक्के आप कंफर्टेबली लगा सकते हैं। अब ये पता नहीं है कि आपके तुक्के से कितने सही हुए, ये परीक्षा का वो द्वंद्व है, वो तो है ही। मेरे मामले में ये एक चीज थी जो, क्योंकि पढ़ा था, हर प्रश्न क्लिक कर रहा था, हर प्रश्न मतलब टच कर रहा था कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा है, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। परीक्षा में एक भी प्रश्न, हिंदी की बात कर रहा हूं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसकी हवा न लगी हो, है ना। कुछ प्रश्न होते हैं सर के ऊपर से चले जाते हैं, मतलब एक आधा प्रश्न तो होगा ही, इतने बड़ा एग्जाम था, लेकिन सारे प्रश्न क्लिक कर रहे थे। तो वो जो एक अधैर्य था उसकी वजह से नेगेटिव में बहुत से अंक खोए हैं, ये भी आप समझिए। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट होती है, तो शुरू से ही मेरे भीतर ये एक प्रेशर महसूस हुआ कि टाइम जा रहा है। बार बार
नज़र घड़ी पे जा रही थी, क्योंकि आप जिस परीक्षा हॉल में होते हैं वहाँ एक घड़ी चल रही होती है। तो ये भी था कि अगर पहले पेपर दिए हुए होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि 150 प्रश्न में कितना समय लग जाता है, 3 घंटे का समय है। तो सारे पेपर पूरा पॉइंट टू टाइम पर ख़त्म हुए। जो आखिर में 5वां विकल्प भरने के लिए टाइम दिया जाता है 10 मिनट का, उस 10वें मिनट में मैंने वो 5वें विकल्प भरे हैं। तो टाइम इतना मैंने कंज्यूम किया, इतना मतलब टाइट कॉल थी। जो टाइम मैनेजमेंट का भी एक इशू था जो पेश आया। सो था टेस्ट सीरीज। बार बार जितने भी लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको प्रैक्टिस कीजिए, वो बात हवा हवाई नहीं है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मैंने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। पूरा एग्जाम स्वाध्याय पर किताबें पढ़ के, यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं उनको लगा के, और प्रश्न बैंक मंगा के, प्रश्न बैंकों को पढ़ के, प्रश्न तो मैंने कोई 10,000 पढ़े होंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो एक अलग प्रारूप है, अलग फॉर्मेट है, जहां आपको एक पर्याप्त समय दिया जाता है, उस समय में आपको वो प्रश्न हल करना होता है। तो मैंने ये चूक की, मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। उसकी वजह से पेपर न करने का जो अनुभव था उसको भी मैं मतलब सीख न सका। पेपर से पहले सीख नहीं पाया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैं 10 प्रश्न पत्र एक टेस्ट के रूप में, अगर मैं, हालांकि मैंने 2 पेपर किए थे जो प्रीवियस ईयर के थे, वो तो किए थे, उनमें अच्छे अंक भी मिले, उसकी वजह से विश्वास पे दावा कि पेपर तो मैं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, ये एक लूप होल कहा जा सकता है कि टेस्ट सीरीज जो भी विद्यार्थी पेपर में जाने वाले हैं, जिनके पास महीना या 1.5 महीना बचा है, वो आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आपको, आग्रहपूर्वक, कि आप सस्ती से सस्ती या महंगी से महंगी कोई न कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें परीक्षा से एन पहले। क्योंकि आप जब 10 पेपर करके 11वें में जाते हैं तो आपकी एक रिहर्सल हो चुकी होती है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन एक जो वीक पॉइंट महसूस हुआ वो ये था। तो कुल मिला के ये सारी बातें थी जो इस परीक्षा में मुझे पेश आई, जिनसे मैं कुछ सीखा, मेरी ये गलतियां थी, ये करना चाहिए और क्या दृष्टिकोण हो सकता है, क्या नियम हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो अब मैं उस बात पे आ जाता हूँ, आखिरी बात पे, जो मैंने इस कक्षा के शुरू में कहा था कि आपसे मुझे राय चाहिए। राय ये है कि 2nd ग्रेड का पेपर जुलाई में होने जा रहा है, तारीखें प्रस्तावित हो चुकी हैं। तो ये जो 7-8 महीने का वक्त है, इस वक्त में 2nd ग्रेड हिंदी से बहुत से विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो क्या मैं इस चैनल पर हिंदी की जो सिलेबस की जितनी भी कक्षाएं हैं, हिंदी का जो सिलेबस है, मेरा मन है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में कक्षाएं बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं होगा, हर विद्यार्थी उन कक्षाओं को फ्री में देख सकता है। क्या ये मेरा जो मन है ये ठीक है? आप राय दीजिए, क्या मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? जो विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि हिंदी की जब कक्षाएं बनाऊंगा वो कक्षाएं हर एग्जाम के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि सिर्फ 2nd ग्रेड के लिए नहीं है, लेकिन टारगेटेड सिलेबस के अनुसार मैं उसी से बनाना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए कि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और ये कक्षा आपको कैसी लगी? पहले मैंने बता दिया है, ये मेरी गलतियां थी, ये मेरे कुछ अच्छे पॉइंट्स थे। मेरे सकारात्मक पक्ष क्या थे वो मैं बताना यहाँ इस कक्षा में महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ, क्योंकि सकारात्मक, क्योंकि मैं दौड़ में हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं आश्वस्त हूँ कि हाँ इंटरव्यू कॉल तक पहुँच सकता हूँ। तो कुछ सकारात्मक था ही, इसलिए तो पहुँच सकता हूँ। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए कि अब जब विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्या लाभदायक हो सकता है, वो मैंने कक्षा में बताया है। प्लस पॉइंट तो हर व्यक्ति के अपने अपने होते हैं, वो अपने तक ही सीमित रखें, वो बेहतर है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण रही होगी, आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।